चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने नाइट्रोजन का एस्टिमेशन देखा था बाय डूमास मेथड, है ना, जिसमें हमने नाइट्रोजन का पहले वॉल्यूम निकाला था, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड को पूरा बर्न करने के बाद कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन वाटर में। ऑल वर एब्सॉर्ब बाय KOH एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऊपर कलेक्ट हुआ था मेजरिंग सिलेंडर में, जिससे हमने नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकाल लिया था, राइट। हमें सिलेंडर में ml में दिख गया था कि इतना ml नाइट्रोजन था हमारे कंपाउंड में, बट हमें ml को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का वॉल्यूम नहीं है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है, तो उसको डिवाइड करके ही परसेंटेज निकलेगा। इसलिए उस वॉल्यूम का कुछ कर नहीं पाएंगे अपन, इसलिए उस वॉल्यूम को कन्वर्ट करे थे अपन मास में। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंडीशन एसटीपी नहीं थी। अगर कंडीशन एसटीपी होती तो हम सीधा ले लेते कि भाई 22,400 ml का मास नाइट्रोजन का 28 ग्राम होता है, तो V2 ml का 28 अपॉन 22,400 इंटू V2 हो जाता, बट ऐसा था नहीं, राइट। तो इसलिए VML ना, अपन को रीडिंग तो VML लिए थे, इसलिए हमने क्या किया था, उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में कन्वर्ट किया था। गैस इक्वेशन लगाए थे, P1 V1 by T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 by T2 करके। ये हमारी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस थी और ये स्टैंडर्ड कंडीशंस थी। एक बात और ध्यान देने वाली थी कि ये जो प्रेशर आया है नाइट्रोजन का, वो मॉइस्ट नाइट्रोजन का था, तो हमने उसमें से एक्वस टेंशन माइनस किया था, याद आ रहा है? तब जाके हमारा नाइट्रोजन का प्रेशर आया था, मॉइस्ट ड्राई नाइट्रोजन का। फिर यहां से हमने V2 निकाल लिया था। ये वॉल्यूम जो आएगा ये है हमारा किसमें वॉल्यूम? स्टैंडर्ड कंडीशन में वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को मोल कंसेप्ट यूज करके आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर उसको टोटल मास से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल रहे थे, ठीक है। दैट वाज डूमास मेथड। एक क्वेश्चन भी किया था हमने डूमास मेथड का। Now coming on to the last method, that is Geldahl's method. लिखेंगे हेडिंग Geldahl's method, KJELDAHL''S Geldahl's method। के साइलेंट है, बाकी Geldahl's ''S Geldahl's method। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखना। In this method, a known mass of organic compound, हर में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास तो पता रहता है ना, क्योंकि आपके पास है वो पुड़िया, मेजर कर लो कितना आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, वही हमारा W होता है। समझ रहे हैं क्या? A known mass of organic compound is heated with concentrated H2SO4, is heated with concentrated H2SO4 in presence of K2SO4 potassium sulfate and a little CuSO4 copper sulfate and a little CuSO4 in a long necked जिसका नेक लंबा होगा, long necked NECKED long necked flask called Geldahl's flask। अलग अलग टाइप के फ्लास्क होते हैं ना लैब में। एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है जिसका बॉटम राउंड होगा, इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क बोल देते हैं। जेल्डाल्स वाला क्या है कि इसका ये जो नेक है ना, ये थोड़ा सा
लंबा है, लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क, हाँ क्या हो गया, हाँ कॉल्ड जेल्डास फ्लास्क, फुल स्टॉप। K2SO4 raises the boiling point, K2SO4 का रोल लिख रहे हैं, K2SO4 raises the boiling point of H2SO4, K2SO4 raises the boiling point of H2SO4 and thus ensures complete reaction, and thus ensures complete reaction. K2SO4 raises the boiling point of H2SO4 and thus ensures complete reaction, while CuSO4 act as catalyst. While CuSO4 act as catalyst. आपने क्या लिया ऊपर, आपने क्या लिखा कि अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, उसको हीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, पर साथ में ये दो चीजें भी लेंगे, कौन कौन सी, हाँ पोटेशियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट ये ध्यान रखेगा कि H2SO4 जल्दी से बॉयल ना हो जाए, क्योंकि अगर वो जल्दी से बॉयल हो गया तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमें उसको तब तक रखना जब तक कि हमारा पूरा कंपाउंड हीट ना हो जाए। पर H2SO4 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पर ये K2SO4 इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा ना, वेपराइज हो जाएगा, तो बचेगा ही नहीं वहां पे H2SO4। तो ये K2SO4 क्या करेगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा, ठीक है। उससे क्या होगा, H2SO4 जल्दी बॉयल नहीं होगा, और वो ये इंश्योर करेगा कि पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो, यानी कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का पूरा नाइट्रोजन उस H2SO4 के साथ बर्न हो जाए, ठीक है। और कॉपर सल्फेट कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में, एज अ रिजल्ट ऑफ हीटिंग, as a result of heating, as a result of heating, the nitrogen present in the organic compound, as a result of heating, the nitrogen present in the organic compound, the nitrogen present in the organic compound is converted into ammonium sulfate, is converted into ammonium sulfate, ammonium sulfate, which is then boiled with, which is then boiled with excess of NaOH, which is then boiled with excess, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, excess of NaOH to liberate ammonia gas, to liberate ammonia gas, which is then absorbed, which is then absorbed, which is then absorbed in a known excess of a, in a known excess of a, which is then absorbed in a known excess of a standard acid, standard acid such as H2SO4 or HCl, H2SO4 और HCl, ठीक है। रिएक्शन लिखना है इसका, नाइट्रोजन आएगा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से, फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ और सबसे पहले बनाएगा अमोनियम सल्फेट। ये हमारा पहला रिएक्शन होगा। फिर हमने क्या लिखा है कि ये जो अमोनियम सल्फेट बनेगा उसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, देखो अगला पॉइंट, NaOH के साथ। तो अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 plus NaOH gives
Na2SO4 प्लस H2O और क्या बनेगा? अमोनिया गैस। ये हमारा दूसरा रिएक्शन हुआ। यहां तक एक बार रीड करो क्या क्या लिखा आपने कि एज अ रिजल्ट ऑफ हीटिंग नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड is converted into ammonium sulfate, which is boiled with excess of NaOH to liberate ammonia gas, which is then absorbed in excess of a standard acid H2SO4 या HCl. तो NH3 plus H2SO4 gives you NH4 का twice SO4. देखो फिर से वही आ गया ना जो अपन ने जहां से स्टार्ट करा था, बट इससे क्या हो रहा है देखो अपन को पता चलेगा कि इस अमोनिया, ये अमोनिया कितना बना है यहाँ पे। ये करने के लिए अपन ने ये काम किया कि अमोनिया कितना बना है वो एसिड से पता चलेगा। देखो तो आप लोग ने ये लैब में टाइट्रेशन किया है, वो ब्यूरेट पिपेट वाला है ना, उससे पता चलता है कि उस एसिड को कितना बेस लगा न्यूट्रलाइज होने में। हम पहले एक क्या अंदर एक एसिड लेते हैं, उसमें हम फिनोप्थिलीन डाल देते हैं और फिर ऊपर से ब्यूरेट से बेस आता जाता है और धीरे धीरे हम वो जो बीकर रखा उसको अपन शेक भी करते रहेंगे। अभी उसमें क्या है? एसिड है, सुन रहे क्या? अभी उसमें एसिड है। फिनोप्थिलीन एसिड के साथ कलरलेस होता है। फिनोप्थिलीन इज अ एसिड बेस इंडिकेटर, जो एसिड के साथ कलरलेस होता है, बेस के साथ पिंक हो जाता है। क्योंकि अभी आपका सॉल्यूशन एसिडिक है तो अभी फिनोप्थिलीन डालने के बाद बीकर कलरलेस दिखेगा। अब आपने ब्यूरेट का ओपनिंग किया, धीरे धीरे बेस आना चालू हुआ और आपको उसको स्टर करते रहना बीच बीच में ताकि मिक्सिंग होता रहे, न्यूट्रलाइजेशन होता रहे। जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा ना, हल्का सा पिंक कलर आना चालू होगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन खत्म हो गया है। अब वो बेसिक नेचर की तरफ जा रहा है, तभी तो पिंक हुआ ना, क्योंकि बेसिस फिनोप्थिलीन के साथ पिंक हो जाते हैं। तो वो हमें वहां पे अपना ब्यूरेट बंद करना है, क्योंकि अब हमको पता चल गया कि कितना बेस लगा उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? तो यहां भी हमने जो एसिड लिया, ध्यान से समझना ना, थोड़ा सा मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि थोड़ा ये टिपिकल मेथड है। हमारा कितना बेस या कितना अमोनिया बना, ये पूरा का पूरा अमोनिया यहीं से बना होगा ना। एस्टिमेशन किसका कर रहे हैं अपन? नाइट्रोजन का, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो जितना भी अमोनिया आया ये हमारे नाइट्रोजन से ही आया है। वो कितना है वो जानने के लिए अपन ने एक नोन अमाउंट ऑफ एसिड लिया। समझ रहे हैं क्या? रिएक्शन पूरा होने के बाद एक्सेस लिए इसको ताकि ये बचा रहे। मान लीजिए आपने 100 ml लिया, कुछ रिएक्शन करा बेस के साथ, अमोनिया के साथ, और ये बना दिया। अभी भी कुछ बचा है उसमें, कितना बचा है वो अपन टाइट्रेशन करके निकालेंगे, क्योंकि यहां से अपन को पता चल जाएगा कि कितना एसिड लगता है अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में। वहां से पता चल जाएगा कि अमोनिया कितना बना है। अमोनिया कितना बना है पता चल जाएगा तो फिर तो नाइट्रोजन पता चल जाएगा। तो एक्चुअली अमोनिया कितना बना है वही निकालने के लिए हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। एसिड कितना यूज हुआ है वो निकालने के लिए अपन टाइट्रेशन करेंगे एक बेस। एम आई क्लियर? तो उससे पता चल जाएगा कि जो जितना एसिड हमने लिया था एक्सेस में, उसमें से अमोनिया के साथ कितना यूज हुआ है। बचा कुचा एसिड के बेस के साथ पता चल जाएगा। एम आई क्लियर? अभी मुझे नहीं पता कि हमने लिया था 100 ml, यहां कितना यूज हुआ नहीं पता, बट बचा कितना है वो पता चल जाएगा क्या करने से? टाइट्रेशन करने से। तो ये पता चल जाएगा कि कितना अमोनिया के साथ यूज हुआ है। और एक बार अमोनिया का क्वांटिटी पता चल जाएगा तो हम नाइट्रोजन निकाल लेंगे, क्योंकि 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम तो नाइट्रोजन ही है ना। 1 मोल लेते हैं ना अपन। अरे ये तो अपन हर में कर रहे थे ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड किए थे कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन है, 18 ग्राम पानी में 2 ग्राम हाइड्रोजन है। वैसे ही अमोनिया के 17 ग्राम में 14 ग्राम नाइट्रोजन है। पर पहले पता तो करें अमोनिया कितना बना है। ठीक है, अमोनिया उतना ही बना होगा जितना आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन होगा, उसके हिसाब से ही बना होगा। ठीक है, ओके। तो क्या लिखिए लास्ट, ये तीनों रिएक्शन लिख लो।
जल्दी से तीनों रिएक्शन लिखिए जल्दी, फिर आगे एक आध स्टेप और लिखा के अपन कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं। फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा ना इसके लिए भी। अच्छा, नोन का मतलब क्या होता है वो भी समझना। नोन लिखा ना अपने, नोन एसिड, तो नोन या स्टैंडर्ड एसिड, इसका मीनिंग क्या होता है समझना। स्टैंडर्ड एसिड का मतलब होता है जिसकी मोलारिटी आपको पता है। मोलारिटी पढ़ते थे अपन यूनिट नंबर 1 में। मोलारिटी का मतलब क्या होता था, मोल पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। तो जिसका आपको मोलारिटी पता है उस एसिड को हम स्टैंडर्ड एसिड बोलते हैं। जिसका नहीं पता है तो उसको नॉन स्टैंडर्ड बोलेंगे। तो आपने एक्चुअली स्कूल में जब टाइट्रेशन किया होगा ना, तो आपने उसी के लिए किया होगा। M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, इस टाइप का कुछ सुने हो स्कूल में कभी? तो आपको एक एसिड का मोलारिटी पता रहता है, उसका वॉल्यूम पता रहेगा, V2 आप निकाल लोगे ब्यूरेट से तो M2 निकल जाएगा, तो उस बेस का भी मोलारिटी पता चल जाएगा। इसलिए हम टाइट्रेशन करते हैं स्कूल के लैब में। समझ में आ रहा है क्या? तो एक नोन तो लेना पड़ेगा जिसका मोलारिटी आपको पहले से पता है, फिर आप इस रिलेशन से अननोन वाले का मोलारिटी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया क्या? एक्चुअली आप जो स्कूल में करते हैं ना परफॉर्म, वो क्या करते हो आप, पिपेट से 50 ml या 25 ml, 25 होता है, 20 का होता है, 50, 25, 50 ऐसा का आता है पिपेट, है ना। उसको सक करके आप उस लेवल तक लेके आके ऊपर से बंद कर देते हो ना, फिर अपने बीकर में जाके खाली कर देते हो। तो ये आपने नोन अमाउंट ऑफ एसिड ले लिया, ऊपर बेस आपने पूरा 100 ml तक भर के रखा है। भराएगा तो 100 ml हो जाएगा ना, 100 ml पूरा लेके रखा हुआ है। अब नीचे से आप ब्यूरेट ओपन करेंगे और धीरे धीरे बेस आकर के आपके नीचे एसिड को न्यूट्रलाइज करते जाएगा। इंडिकेटर इससे डालते हैं ताकि पता तो चले कि कब रिएक्शन खत्म हो गया है, यानी कि कब सारा का सारा एसिड उस बेस से न्यूट्रलाइज हो गया है, इसलिए फिनोल्फथालीन डालते हैं। आप और कोई भी बेस, कोई और इंडिकेटर भी डाल सकते हो, यू कैन ऐड मिथिल ऑरेंज ऑल्सो। तब क्या होगा ना, मिथिल ऑरेंज डालोगे ना तो एसिड येलो कलर का हो जाता है, फिर बेस डालने के बाद फिर वो पिंक होगा। पर फिनोल्फथालीन और एसिड पहले से ही कलरलेस रहता है, बस पिंक देखना है अपने को कि कब वो पिंक होना चालू होगा। वहीं हम ब्यूरेट बंद कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 50 ml एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कितना ml बेस लगा। वही तो है V2। ये तो आपने पिपेट से भरा है ना 50 ml, और एसिड का मोलारिटी आपको पता है, बेस का मोलारिटी निकालने के लिए तो सब कर रहे हैं अपन, और बेस का वॉल्यूम आप निकाल लोगे ब्यूरेट से देख के। समझ आ गया? तो वहां से M2 निकल जाएगा। तो ये हम यहां नहीं करने वाले, मैं आपको स्कूल का बता रहा हूं कि हमने टाइट्रेशन स्कूल में क्यों परफॉर्म किया था। जस्ट टू फाइंड द मोलारिटी ऑफ योर नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एसिड या बेस। ठीक है, चलो लिख रहे तीनों रिएक्शन। हाँ, नीचे में लिखना, द वॉल्यूम ऑफ एसिड लेफ्ट अनयूज्ड, the volume of the acid left unused is found by titration. The volume of acid left unused is found by titration against a standard alkali solution. Again a standard alkali solution. चलो यहाँ पे alkali standard है ना, अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड एल्कली सॉल्यूशन। यानी कि यहां पे हमें एसिड और बेस दोनों की मोलारिटी पता रहेगी, हमें वॉल्यूम निकालना है कि कितना एसिड यूज हुआ है। ठीक है, या बचा है इस रिएक्शन के बाद, इस रिएक्शन के बाद कितना एसिड बच गया है। ठीक है, तो नीचे रिएक्शन लिखो, क्या है अपना रिएक्शन, NaOH का H2SO4 के साथ, NaOH प्लस H2SO4। ये तो हमको पता रिएक्शन क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन ना। ये तो बेस प्लस एसिड इज सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2 आएगा, बाकी शायद ठीक है, नहीं यहाँ पे भी 2 आएगा ना। अभी देखो, हाइड्रोजन में तो किया अभी, अरे यहाँ तो 4 हो गया ना,
वो 4 था, वहां 2 था, तब तो 2 लगाए। और ऊपर वाला रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है ना, क्या करना पड़ेगा ऊपर वाले को बैलेंस करने के लिए? यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ दिख ही रहा ना कि अमोनियम में ट्वाइस लगा हुआ है, और यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही दिख रहा है, बाकी ठीक है ना। हाइड्रोजन 8 है यहाँ पे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और 6। कुछ छूट रहा है क्या प्रोडक्ट? 8, अच्छा 6, हाँ ये मैं 6 + 2 8, अरे वो मैं ऑप्शन काउंट कर लिया था। ठीक है 8 है, 6 + 2 8। ओके रिएक्शन दोनों लिख लिए, दोनों को बैलेंस करना, यहीं से पता चलेगा कि कितने एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस कितना लगता है। डबल द अमाउंट ऑफ बेस लगता है, देखो 2NaOH लिखा हुआ है, मतलब अगर ये VML है तो ये 2VML लेना पड़ेगा, डबल जस्ट। ठीक है ओके, चलो कैलकुलेशन पार्ट। अच्छा एक लाइन और लिखना, फ्रॉम दिस द वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज्ड अप, फ्रॉम दिस द वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज्ड अप, कहां यूज हुआ ये अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में, वो पता चल जाएगा कि यहां पे कितना एसिड यूज हुआ है। यहां जितना एसिड यूज हुआ होगा उसका डबल द अमाउंट ऑफ अमोनिया था हमारे पास। ठीक है, फ्रॉम दिस द वॉल्यूम ऑफ द एसिड यूज्ड अप, ब्रैकेट में लिखो, और द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इवॉल्व्ड, और द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इवॉल्व्ड, और द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इवॉल्व्ड, ब्रैकेट क्लोज, and hence the percentage of nitrogen can be calculated, and hence the percentage of nitrogen can be calculated, and hence the percentage of nitrogen can be calculated। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा और समझ में आएगा आपको ना, कैलकुलेशन फॉर्मूला डिराइव करेंगे इसका। चलो शुरुआत कैसे करते हैं अपन, W ग्राम ले लेते हैं ना, तो लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बी W ग्राम, लेट द mass of organic compound be W ग्राम। ठीक है, सेकेंड स्टेप, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टेकन, आपने शुरू में कितना लिया था अमोनिया के साथ, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टेकन, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 टेकन, वो लिख लेना VML ऑफ M1 मोलारिटी, इसकी मोलारिटी क्या है M1 मोलारिटी का आपने एसिड लिया है, कितना ml VML। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो, यही VML हमने यूज किया था अमोनिया के साथ, थर्ड स्टेप में ये वाला, ये कितना ml लिए थे VML, है ना, कितना बचा है वो निकालने के लिए टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखना, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, volume of NaOH used for titration of excess of H2SO4, for titration of excess of H2SO4 is equals to, ये स्मॉल v ले लेना, स्मॉल v ml ऑफ M1 मोलारिटी, दोनों का मोलारिटी सेम ले रहे हैं, M1 मोलारिटी। ठीक है, वो ये स्मॉल v है, वो कैपिटल v है, कैपिटल V इनिशियल अमाउंट था एसिड का, स्मॉल v क्या है, कितना NaOH लगा उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में। ठीक है, नीचे में लिखो अप्लाइंग मोलारिटी इक्वेशन, अप्लाइंग मोलारिटी इक्वेशन, अप्लाइंग मोलारिटी इक्वेशन लिखेंगे NB MB
VB ये बेस के लिए है, Na Ma Va ये एसिड के लिए है, जहां पे N है उसके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बोलो, या फिर हम बोल सकते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी। देखो इसका क्या मतलब होता है, Nb है, बेस की एसिडिटी होती है और एसिड की बेसिसिटी होती है। समझना क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे अगर आपके एसिड में H2SO4 है ना, तो देयर आर 2H पॉजिटिव इन योर एसिड, तो इसकी बेसिसिटी 2 होती है। HCl की बेसिसिटी 1 होती है और H3PO4 की बेसिसिटी 3 होती है। समझ रहे हैं क्या, जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन लिबरेट करता है ना एसिड, वो होती है उनकी बेसिसिटी। बेसिसिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उतने नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस लगेंगे ना उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। 2H पॉजिटिव को 2OH लगेगा तब जाके वो न्यूट्रलाइज होगा, 3H पॉजिटिव को 3OH नेगेटिव लगेंगे तब वो जाके न्यूट्रलाइज होगा। इसलिए एसिड के लिए बेसिसिटी वर्ड यूज करते हैं और बेसिस के लिए एसिडिटी वर्ड। जैसे कि NaOH, इसमें कितने OH निकलेंगे, एसिडिटी 1, एक H पॉजिटिव लगेगा इसको न्यूट्रलाइज करने में। सुन रहे हैं क्या, MgOH का होल ट्वाइस, इसमें आपको 2 OH नेगेटिव लिबरेट होंगे, इसकी एसिडिटी 2, क्योंकि 2 H पॉजिटिव लगेंगे इसको न्यूट्रलाइज करने में। समझ रहे हैं क्या, इन द सेम वे NaOH का एसिडिटी क्या होता है 1 और H2SO4 का बेसिसिटी होता है 2, तो ही आपके Nb और Na है। Nb इज द एसिडिटी ऑफ द बेस एंड Na इज द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड, ठीक है। वैल्यू लिखना, Nb क्या हो जाएगा आपका, नीचे लिख भी लो चलो, Nb एंड Na आर, Nb एंड Na आर acidity and basicity of acidity and basicity of NaOH and H2SO4, NaOH and H2SO4, NaOH and H2SO4, ठीक है। चलो वैल्यू डालते हैं यहां पे, ये हो जाएगा 1, मोलैरिटी आपने दोनों की M1 ली है तो कैंसिल हो जाएगा, और कितना वॉल्यूम लिया आपने बेस का, स्मॉल v ml, ठीक है, इज इक्वल्स टू बेसिसिटी इज 2, M1 मोलैरिटी सेम, एंड वॉल्यूम आपने इसका कितना लिया है, बड़ा v, ठीक है। M1 कैंसल, तो देखो यहां पे v कितना आया, स्मॉल v बाई 2। सुन रहे क्या, v कितना आया है, स्मॉल v बाय 2। तो इतना एसिड बचा था लेफ्ट आफ्टर अनयूज्ड, तो नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लेफ्ट, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ml, molarity ऑफ M1 मोलारिटी, यानी कि इसका जो बचा हुआ होगा वो अमोनिया ने यूज किया होगा। आपने इनिशियली कितना लिया था, V, समझ रहे हैं क्या, बेस ने इतने को न्यूट्रलाइज किया, मतलब यही तो बचा था ना V बेस अमोनिया के बाद, तो V माइनस V2, V बाई 2, इतना आपका एसिड कहां यूज हुआ, अमोनिया के साथ। आप समझ रहे हो क्या, देखो एक एग्जांपल, नंबर वाला एग्जांपल लेके समझना, कि मान लीजिए आपने 100 ml लिया होगा शुरू में, वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया, अमोनियम सल्फेट बना, तो कितना H2SO4 यूज हुआ अमोनिया के साथ, वही निकालना चाह रहे हैं अपन। उसके लिए अपन ये निकाल लेते हैं कि कितना बचा है। अगर इसमें से पता चल जाए आपको कि 70 ml बचा है, और ये 70 ml कहां से पता चला, NaOH के हेल्प से टाइट्रेशन करके, तो हम इन दोनों को माइनस करके बता देंगे कि 30 ml H2SO4 कहां यूज हुआ,
अमोनिया के साथ। और अगर अमोनिया के साथ 30 ml यूज हुआ है तो अमोनिया कितना होगा? डबल, 60 ml। समझ गए क्या? ठीक है, अब इसको लेटर्स में समझना, वेरिएबल में। हमने लिया था शुरू में VML एसिड H2SO4, जिसमें कि स्मॉल v/2 ml बचा, तो अमोनिया ने कितना यूज किया? V - v/2 ml। तो अमोनिया कितना बना शुरू में? इसका डबल। क्लियर है? क्योंकि अमोनिया अगर, मतलब अगर आपने एसिड 30 ml यूज किया है अमोनिया के साथ, तो अमोनिया 60 ml होगा अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एम आई क्लियर? ठीक है, तो चलो क्या लिखे आप लोग? ये हो गया ना, V = v/2। उसके बाद आपने ये भी लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 लेफ्ट अनयूज्ड इज इक्वल्स टू v/2 ml ऑफ M1 मोलारिटी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे दैट इज वॉल्यूम ऑफ H2SO4, volume of H2SO4 used up by ammonia, used up by ammonia, volume of H2SO4 used up by ammonia कितना लिखेंगे? V - v/2। वेरी गुड, V - v/2 या एसिड ने यूज किया है। ठीक है, और हमारे रिएक्शन जितना ml एसिड लगा होगा अमोनिया को, उससे डबल अमोनिया रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में, since 1 mole of H2SO4 neutralizes, since 1 mole of H2SO4 neutralizes ammonia is equals to 2 into V minus V/2 है ना। Therefore volume of ammonia is equals to 2 into V minus V/2 ml, 2 into V minus V/2 ml। ठीक है, अब इनमें सारे टर्म समझना कौन कहां से आया है, सुन लेंगे यहां पर। इतना एसिड आपने इनिशियली लिया था अमोनिया के साथ, तो अमोनिया ने कुछ ना कुछ एसिड यूज किया होगा। बचा हुआ एसिड कितना है वो करने के लिए आपने NaOH का टाइट्रेशन किया, तो पता चला कि V/2 बचा है। आपने लिया V था, V/2 बच गया, यानी कि अमोनिया ने कितना यूज किया? V - v/2। और अगर अमोनिया ने V - v/2 यूज किया है तो अमोनिया एक्चुअली में कितना होगा? डबल उसका। ठीक है, हमारे रिएक्शन में अमोनिया के आगे हमने 2 लगाया है, H2SO4 के आगे 1 है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल गया किसका? अमोनिया का। ठीक, नेक्स्ट लाइन में अगला स्टेप, नीचे लिखना 1000 ml of 1 m ammonia contain N is equals to 14 gram। 1000 ml of 1 m ammonia contain N is equals to 14 ग्राम। इस लाइन का मतलब समझना, अगर आपके अमोनिया के मोलारिटी 1 m है, मोलारिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, मोल्स किसका? सॉल्यूट का, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो किसी का मोलारिटी 1 है, इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तब तो उसकी मोलारिटी 1 आएगी, है ना। मोलारिटी 1 कब आएगी? 1 मोल इन 1 लीटर। तो 1 लीटर मतलब 1000 ml होता है, तो 1000 ml में अमोनिया 1 मोल है। तो ये लाइन क्लियर है कि 1 मोल 1 m
मतलब सॉरी 1 लीटर 1 m अमोनिया में, अमोनिया तो 17 ग्राम है, बट नाइट्रोजन कितना है? 14 ग्राम। क्लियर है? तो अपन ने अमोनिया नहीं लिखा 17 ग्राम, हमने सीधा नाइट्रोजन लिख दिया। क्लियर है? तो हमारे पास कितना कितना अमोनिया है? 2 इंटू v माइनस v बाई 2, नीचे लाइन में, देयरफॉर 2 इंटू v माइनस v बाई 2 ml। देखना एक बड़ा v एक छोटा v है, देयरफॉर 2 इंटू v माइनस v बाई 2 ml ऑफ अमोनिया कंटेन्स, कितना होगा नाइट्रोजन इसमें? नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू कितना होगा? देखो 1000 ml में इतना था, तो 1 ml में कितना होगा? 14/1000, और इंटू कर देना इसको पूरे में, वो तो 1 ml का निकला है ना, इंटू 2 इंटू वी माइनस वी बाई 2, इतना ग्राम नाइट्रोजन आ गया है। 2 इंटू वी माइनस वी बाय 2। ठीक है, तो लास्ट लाइन में दिस इज द मास ऑफ नाइट्रोजन, हाँ दिस इज द मास ऑफ नाइट्रोजन। ये तो देखो 1 m की बात कर रहे हैं अपन, अगर 1 m नहीं हुआ 2 m हुआ तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, अगर 3 m हुआ तो थ्राइस हो जाएगा। ठीक है ना, ये 1 m की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो दिस इज द मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन W ग्राम ऑफ सब्सटेंस। दिस इज द मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन W ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, देयरफॉर परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या क्या है? 14 है, ऊपर 14 है ना, और क्या क्या है? 2 इंटू वी माइनस वी बाय 2, और m1 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोलारिटी 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 है तो अपने आप ट्वाइस चले जाएगा। ठीक है, देखिए अभी तक अपन जो भी कैलकुलेशन किए वो 1 m से किए हैं, तो m1 लिख दो। अगर क्वेश्चन में 1 m दिया होगा तो वैसे भी m की जगह 1 जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ, और क्या है नीचे? 1000, और क्या आएगा नीचे? W, और ऊपर, तो ये हमारा हो गया परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, फिर से देखना, अभी आपने पीछे किया ना 14/1000 इंटू 2 इंटू वी माइनस वी बाई 2, परसेंटेज निकालने के लिए W से डिवाइड करते हैं, तो इतना तो होने ही वाला था ना वैसे भी, यही आपको फैक्टर एक्स्ट्रा दिख रहा होगा। ये फैक्टर एक्स्ट्रा बस इसलिए आया कि अगर मोलारिटी 1 से अलग होगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी क्योंकि अपनी सारी कैलकुलेशन 1 m के हिसाब से है, हमने एसिड भी 1 m लिया है, हमने बेस भी अमोनिया 1 m लिया है, पर अगर क्वेश्चन में अमोनिया का कंसंट्रेशन 2 m है तो फिर ये सारी चीजें चेंज होगी, यहाँ पे 2 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, चलो तो फाइनल एक फॉर्मूला, एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 14 क्या है उसका एटॉमिक मास, तो 14 इंटू, ये 2 कहां से आया था? हाँ, एसिड की बेसिसिटी है एक्चुअली, H2SO4, हाँ है ना, एसिडिटी ऑफ, सॉरी बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, और V माइनस वी बाई 2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड। V माइनस वी बाई 2 के तो यूज पता चला था ना, V अपना इनिशियल था, V बाई 2 टाइट्रेशन से आया था, बचा हुआ यानी कि, तो माइनस कर दोगे तो जो यूज हुआ वाला, किसने यूज किया था? अमोनिया ने। और इनटू मोलारिटी, M1 क्या है? मोलारिटी, डिवाइडेड बाय 1000 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ये फॉर्मूला हो गया। चाहो तो आप ये 0 0 को कैंसिल कर सकते हो और ये 1.4 कर दो,
तो नीचे से मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रह जाएगा, पर रहने दो, ठीक है, चलेगा ऐसा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसलिए ना अलग अलग कर दिए सबको। अगर ये HCl होता ना, एसिड, सुन रहे क्या, तो बेसिसिटी 1 हो जाती। यहाँ अपन लिखे ना कि आप स्टैंडर्ड HCl भी ले सकते हो, स्टैंडर्ड H2SO4 भी ले सकते हो। तो आपने H2SO4 लिया तो बेसिसिटी 2 हुई। अगर आपने H2SO4 लिया तो बेसिसिटी 2 हुई। अगर आप HCl लेते तो बेसिसिटी 1 ही होती। तो आप ध्यान देना, अमोनिया एक ही HCl के मोल से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, समझे क्या? H2SO4 के कारण अमोनिया को 2 लेना पड़ा था, सुन रहे क्या? क्योंकि बेसिसिटी ऑफ H2SO4 वाज 2, पर अब HCl की बेसिसिटी 1 है, तो यहां हमारा 1 से काम हो जाएगा। आप यही बोल रहे थे ना कि ट्वाइस उसके कारण हुआ है, किसके कारण? बेस के कारण। पर एक्चुअली बेस के कारण नहीं हुआ है, बेस ट्वाइस एसिड के कारण हुआ था। पर अब देखो यहाँ पे बेस ट्वाइस हुआ क्या, क्योंकि हमने एसिड चेंज कर दिया HCl। तो अगर आप HCl लेके बनाओगे तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, समझ रहे हैं क्या? और मोलारिटी जो क्वेश्चन में दी होगी वो लेंगे, ठीक है? अगर एसिड 1.5 मोलाल वाला है तो अपन वहां 1.5 लेंगे, अगर 2 है तो वहां 2 लेंगे। इसलिए मैंने इसको भी स्प्लिट कर दिया अलग से कि अगर आप H2SO4 की जगह क्वेश्चन में HCl आया है तो हम वहां पे भी 2 की जगह 1 रख देंगे। तब डबल थोड़ा लगेगा अमोनिया, तब तो उतना ही लगेगा जितना HCl लगा है, यूज हुआ है। अगर 50 ml HCl आपने यूज किया तो 50 ml अमोनिया भी रहा होगा, पर अभी H2SO4 केस में ऐसा नहीं था। 50 ml अगर यूज हुआ है तो ये एक्चुअली 100 ml था, डबल इन केस ऑफ H2SO4, क्योंकि H2SO4 की बेसिसिटी 2 होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखेंगे एक। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, ड्यूरिंग एस्टिमेशन, एक क्वेश्चन जेल्डाल्स का, एक क्वेश्चन डूमास का, एक क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में, जेल्डाल्स का क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, present in an organic compound, comma, the ammonia evolved, the ammonia evolved from, the ammonia evolved from 0.5 gram of compound, 0.5 gram of compound, ये W है, समझे क्या? अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड, यानी कि आपने शुरू में कितना कंपाउंड लेके H2SO4 के साथ मिलाया होगा? 0.5, है ना? 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड न्यूट्रलाइज्ड 10 ml of, neutralized 10 ml of, neutralized 10 ml of 1 m H2SO4, 10 ml of 1 m H2SO4, neutralized 10 ml of 1 m H2SO4. Full stop. Find the percentage of nitrogen. Find the percentage of nitrogen. Find the percentage of nitrogen in the compound. In the compound. Find the percentage of nitrogen in the compound. ठीक है, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। क्या लिखा है कि जब आप 0.5 ग्राम कंपाउंड को हीट किए तो उससे जितना अमोनिया बना, वो नहीं दिया कितना अमोनिया बना, पर उस अमोनिया को न्यूट्रलाइज 10 ml H2SO4 ने कर दिया। ये तो लिखा है ना, न्यूट्रलाइज्ड 10 ml ऑफ 1 m H2SO4, यानी कि अमोनिया कितना होगा? एग्जैक्टली 20 ml। डबल, अगर यहां पे HCl होता तो 10 होता, क्योंकि HCl के लिए अमोनिया 1 मोल लेना पड़ता है, बट H2SO4 के साथ अमोनिया 2 मोल लेना पड़ता है। यहां से आप लोग क्लियर होगा कि हमारा बेस कितना है, अमोनिया कितना है? 20 ml। देखो फर्स्ट स्टेप, तो 2 तरीके से बना सकते हैं, सीधा फॉर्मूले में पुटअप कर सकते हैं, या हम ऐसे स्टेप वाइज जैसे कैलकुलेशन में किए ना वो पूरा करके देखते हैं एक बार, है ना?
देखना फर्स्ट स्टेप, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज्ड। देखो इसमें कोई टाइट्रेशन का डेटा नहीं दिया है, सुन रहे हो क्या? सीधा क्या दे दिया है कि कितना H2SO4 यूज हो गया, अमोनिया ने कितना H2SO4 यूज किया। सुन रहे हैं क्या? देखो इसको ऐसे भी दे सकता था क्वेश्चन को कि इनिशियली 50 ml लिए, अमोनिया ने कुछ H2SO4 यूज किया और टाइट्रेशन से पता चला कि 40 ml H2SO4 बचा है, तो 50 - 40 10, वही V - V/2 10, फिर उसका डबल करेंगे 20। तो यहां डायरेक्टली दे दिया है कि H2SO4 कितना यूज किया अमोनिया ने, 10। तो टाइट्रेशन वाला डेटा यहां पे है ही नहीं। आप यूं समझो कि टाइट्रेशन करने के बाद आपको डेटा दिया गया है कि आपने लिया तो 50 था, बट टाइट्रेशन से पता चला कि 40 बचा है, यानी कि यूज कितना हुआ, 10। अरे लिए 50 थे ना। अरे हाँ यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है अमोनिया, है ना, और ये है 50 ml एसिड। हमने दोनों को रिएक्ट करवाया, अमोनिया जितना भी था उस तभी तो एक्सेस में ले रहे हैं, H2SO4 को क्या ले रहे हैं, एक्सेस में, ज्यादा लिया, 50 ml लिया हमने, हमने दोनों को मिला दिया, बेस पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। कितने एसिड से ये नहीं पता, बट जब एसिड का न्यूट्रलाइजेशन किया गया तो पता चला टाइट्रेशन से कि 40 ml एसिड बचा है, यानी कि 10 ml यूज हो गया होगा। कहां, अमोनिया के साथ, समझ रहे हैं? 10 ml ये एसिड यूज हो गया होगा अमोनिया के साथ। तो ये आपको डायरेक्टली दे दिया है क्वेश्चन में कि 10 ml यूज हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखे आप लोग, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यूज कितना, 10 ml लिखा है। मोलैरिटी 1 ही दी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगले स्टेप में अमोनिया कितना हो जाएगा, 20 ml। नीचे लाइन में लिखोगे 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4 reacts with 2 moles of ammonia, NH3. 1 mole of H2SO4 reacts with 2 moles of ammonia. तो क्या हो जाएगा, 10 ml of H2SO4 is equals to 20 ml of ammonia। समझ गए क्या? यहां से अमोनिया का सीधा वॉल्यूम आ गया। Am I clear? ठीक है, अब हमारा कैलकुलेशन क्या था कि 1000 ml 1 m अमोनिया में नाइट्रोजन कितना होता है, 14 ग्राम। यहीं से चालू किया था ना, तो 1 ml में कितना होगा, 14/1000। तो 20 ml में कितना होगा, 14/1000 इंटू 20। एक एक जीरो कैंसल, ये कैंसल, 50 725, 7/25 ग्राम। अभी ऐसे रहने देना, अभी तो ग्राम आया है ना, अपन को तो परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 7/25, है ना, डिवाइड बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना है, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगा। तो कितना हो गया ऊपर, ये आपका, हाँ नीचे बोल रहे हो क्या, तो 700/12.5 या फिर 7000/125। कितना, एक बार बता दो जल्दी से, कितना आएगा ये 25 टाइम्स में चला जाएगा, और ये 1 टाइम में 51400, फिर ये 25 से जा रहा है क्या एक बार में, नहीं जाएगा, तो 25 जाएगा ना, 140 नहीं आता, 125 आता है, कितने बार में, 5 बार में, 15 बचा, 56, 56% आंसर है। ठीक है, अब देखो सीधा फॉर्मूले से कैसे आएगा, पीछे फॉर्मूला देखने के लिए फॉर्मूला डिराइव किए, एक सेकंड रुको, पीछे आऊंगा वापस, डाले फॉर्मूले में सारी चीजें, 14 तो 14 ही रहेगा, बेसिसिटी 2 क्योंकि H2SO4 है, HCl होता तो 1 लेते, वॉल्यूम ऑफ एसिड डायरेक्टली दिया है 10 ml, मोलैरिटी 1/0.5 इंटू 100, और नीचे 1000 भी है, ये 1000 कैंसल, और
ये 1/2 करके ऊपर चला जाएगा, तो 14 इंटू 4 56%। अभी ठीक है, समझ आए क्या? तो सीधा फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो, नहीं याद है फॉर्मूला तो बेसिक से भी जा सकते हो, जो कैलकुलेशन हमने जैसा किया है वैसे ही चलेगा। समझ आए क्या? हाँ चलेगा, पर आपको सब चीजें आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि फॉर्मूले में हमें कहां क्या पुट करना है। देखिए देखो, अपन ने फॉर्मूले में सीधा यहां क्या लिख दिया है, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड। अब अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज नहीं दिया होता इनिशियली 50 लिए हो और टाइट्रेशन से निकला है 40, तो अब कौन सा पुट करोगे यहाँ पे? दोनों पुट नहीं करोगे, दोनों को माइनस करके पुट करोगे। समझ रहे हैं क्या? तो बेसिक पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पुट क्या करना है, तभी फॉर्मूला काम का है, वरना आप फॉर्मूला रटोगे बट उसका मीनिंग समझ में नहीं आया हमें अगर, तो कोई मीनिंग नहीं है फॉर्मूला याद करने का, अल्टीमेटली यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। बट अगर यहां से बेसिक से चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी, भले थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, 4-5 स्टेप लगे, बट इससे कभी गलती नहीं होगी। समझ गए क्या? तो आप पहले इस मेथड से बनाना, 56% आंसर आएगा, और करके लिखना, और फॉर्मूले से भी एक लाइन में बना दो। बना देंगे फॉर्मूले से, खुद से कर लेंगे, फॉर्मूला तो आपके पास लिखा हुआ है ना, बस पुट कर दो वैल्यू। क्या क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एन इज इक्वल्स टू 14 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 1000, और ओवरऑल 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आ रहा है फॉर्मूला। ठीक है ना? तो और करके वो भी अल्टरनेट मेथड लिखे ना, कि ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर ऐसा तभी करेंगे जब वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज दिया है बाय अमोनिया। ठीक है ना? चलो लास्ट एलिमेंट लिखना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, एक क्लास और लूंगा बस ऑक्सीजन के लिए, और ये चैप्टर खत्म करेंगे। मतलब दिवाली वेकेशन से पहले अपन ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे ना, ताकि अपन दिवाली के बाद नया चैप्टर चालू करें। और पूरा नवंबर अपन लगाएंगे थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में, और दिसंबर में करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू।